हेलो एवरीवन, आज हमें पढ़ना है मॉडर्न इंडिया लेक्चर सीरीज। ठीक है, दिस इज लेक्चर नंबर 1, जहाँ पे हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री अगर आपको पढ़नी है तो उसका जो टाइम पीरियड होता है वो है 1857 की, जो आज़ादी की क्रांति थी, जो सुपॉय म्यूटिनी थी, वहाँ से लेकर जो प्रेजेंट डे जितने इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो रहे हैं उसको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में इंक्लूड करा जाता है। किसमें इंक्लूड करा जाता है? मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री। लेकिन 1857 में जो इंडिया के जो सिपाही थे, जो हिंदुस्तानी सिपाही थे, उन्होंने किसके अगेंस्ट बगावत छेड़ी थी? उन्होंने ब्रिटिश आर्मी के अगेंस्ट बगावत छोड़ी थी। और ये जो ब्रिटिश आर्मी थी, ये क्या थे? यूरोपियंस थे। तो हमें मॉडर्न इंडिया में सबसे पहले तो ये पढ़ना है, मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री में क्या पढ़ना है कि यूरोपियंस जो है कैसे इंडिया में आए और कैसे उन्होंने अपना रूल स्थापित करा। हाउ वर हाउ वॉज दे एबल टू इस्टेब्लिश देयर रूल। ठीक है, ये चीज हमें पढ़ना है इसमें, मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री में। सो जब ये अपना रूल स्थापित करते हैं तो ऑफ कोर्स इजीली तो नहीं हुआ होगा, या फिर एक दिन या फिर एक साल की बात नहीं होगी। ऑफ कोर्स मल्टीपल ईयर्स लगे होंगे इतना बड़ा जो है चेंज आने में, पॉलिटी में चेंज आने में। तो वो हमें पढ़ना है किसमें? हमें पढ़ना है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में। सो अगर हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा मिडिवल पीरियड के एंड वाले पार्ट को। हमें किसको किसको पढ़ना पड़ेगा? जो मिडिवल इंडिया की हिस्ट्री है उसके एंड के पार्ट को पढ़ना है, यानी जब यूरोपियंस इंडिया में आए थे। कौन आए थे? यूरोपियंस इंडिया में आए थे। और यूरोपियंस कब आए थे? यूरोपियंस आए थे मुगल से भी पहले, यूरोपियंस इंडिया में आ गए थे। मुगल से भी पहले यूरोपियंस इंडिया में आ गए थे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पहले इंडिया में कौन आया, तो मुगल से पहले भी कह सकते हो यूरोपियंस इंडिया में आ चुके थे। तो ये हमें पढ़ना है। और यूरोपियंस इंडिया में आए थे अराउंड 15th सेंचुरी। कब आए थे? 15th सेंचुरी में यूरोपियंस इंडिया में आ चुके थे। सो वॉज दिस द फर्स्ट टाइम? क्या ये फर्स्ट टाइम था जब यूरोपियंस इंडिया में आए थे? सो दिस वॉज नॉट द फर्स्ट टाइम। ठीक है। और इससे पहले भी जो वेस्टर्न कंट्रीज से इन्वेजन हुए हैं, ठीक है, वेस्टर्न रीजन से भी इन्वेजन हुए हैं इंडिया में। जैसे हमने अलेक्जेंडर का इन्वेजन देखा था, फिर हमने जो ग्रीक इन्वेजन है दोबारा हुआ था वो देखा था। और भी मल्टीपल इन्वेजन हुए हैं इंडिया में जो कि वेस्टर्न रीजन से हुए हैं। लेकिन जो मॉडर्न इंडिया में है, जो मॉडर्न इंडिया की पॉलिटी है, जो इवन आज जो हमारा कंट्री जो इस्टेब्लिश्ड है, जो इंडियन कंट्री जो इस्टेब्लिश्ड है, उसकी पूरी की पूरी पॉलिटी जो है वो मॉडर्न इंडिया में ही डेवलप हुई है। मॉडर्न इंडिया का जो ये जो टाइम पीरियड है, तब तभी से ये अभी जो है डेवलप हुई है। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। सो इसमें हमने ये लिखा है कि अगर हम हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया पढ़ना चाहते हैं तो हमें स्टार्ट करना पड़ेगा जब यूरोपियंस इंडिया में आए थे, वो पढ़ना। और ये कब आए थे यूरोपियंस इंडिया में? ये मिडिवल पीरियड में आए थे, यानी 15th सेंचुरी में। ठीक है। और सबसे पहले हमें मिडिवल इंडिया में जो था, जो सबसे पहले जो मिडिवल इंडिया में हमारे जो यूरोपियंस आए थे उसमें सबसे पहले कौन आए थे? पोर्चुगीज आए थे। कौन आए थे? पोर्चुगीज इंडिया में सबसे पहले आए थे एज यूरोपियंस। तो वो हमें सबसे पहले इस लेक्चर में कंप्लीट करना है। बाकी मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि ये जो मेरे लेक्चर्स हैं इसको आप 1.25x या 1.5x पे देखिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, अब हम देखते हैं कि किस तरह से पोर्चुगीज जो है वो किस तरह से उन्होंने हमारे इंडिया पर जो है अपना एक छोटा सा साम्राज्य खड़ा करा। ठीक है। कैसे उन्होंने डिफरेंट फैक्ट्रीज बनाई डिफरेंट डिफरेंट रीजन में, और किस तरह से हमारे जो इंडियन पॉलिटी है वो चेंज होती है बिकॉज ऑफ द पोर्चुगीज। सो जो रोमन अम्पायर है वो 7th सेंचुरी में क्या करता है? डिक्लाइन करता है। उसकी वजह से जो अरब्स हैं, जो अरब्स थे इजिप्ट रीजन के, पर्शिया रीजन के, जो अरब्स थे, वो क्या करते हैं? डोमिनेट करने लग जाते हैं। क्या करने लग जाते हैं? डोमिनेट करने लग जाते हैं। किसके ऊपर? इंडियन ट्रेड के ऊपर। किसके ऊपर? इंडियन ट्रेड के ऊपर। तो 7th सेंचुरी से ही जो इंडिया और वेस्टर्न, जो इंडिया और वेस्ट का जो ट्रेड हो रहा था, या फिर यूरोप की अगर बात करूं, यूरोप की अगर बात करूं, तो बीच में मिडल मैन ट्रेडर्स थे। कौन थे? अरब्स। बीच में मिडल मैन ट्रेडर्स कौन थे? अरब्स। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। तो अरब जो थे वो मिडल मैन की तरह एक्ट करते थे। ठीक है। मतलब इंडिया से सामान लेना और यूरोप में 10 गुना 20 गुना ऐसे ऐसे प्राइसेस पे
यूरोप में जाके सामान बेचना। सो ये भी एक रीज़न, एक एक बहुत बड़ा रीज़न था, जिसकी वजह से जो यूरोपियंस थे वो क्या करना चाहते थे, अरब्स को हटाना चाहते थे। वो चाहते थे कि यार हमें अरब से डील ही क्यों करना है? हम क्या कोई ऐसा रूट नहीं देख सकते जिसमें हमें अरब्स के साथ डील ना करना पड़े? और अरब्स कहाँ थे? अरब्स थे बेसिकली इस वाले पार्ट में, सबको समझ आ रहा है? तो जो जब भी इंडिया के साथ प्रीवियसली अभी तक, मतलब यूरोपियंस के आने से पहले अभी तक जो इंडिया के साथ जो ट्रेड होता था वो 2 रूट्स के थ्रू होता था। देयर वर ओनली 2 रूट्स। एक तो लैंड रूट था, यानी अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ में आपको अपना सामान बेचना है तो क्या है, लैंड रूट के ज़रिए, यानी लैंड के ज़रिए आप अपना सामान बेचिए सीधा। जैसे जो चाइना से सिल्क आया, जो इंडिया के स्पाइसेस थे, जो आइवरी इक्विपमेंट्स थे, ठीक है? कुछ इंपॉर्टेंट मेटल्स हो गई, वो अगर आपको बाहर बेचनी है, अगर वो आपको बाहर बेचनी है तो कैसे? या तो लैंड के ज़रिए भेजिए या फिर रेड सी वाला जो रूट है, जो रेड सी वाला जो रूट है, या तो इसके ज़रिए बेचिए, ठीक है? और इस पे किसका कब्जा हो रखा था? इस पे पूरा का पूरा डोमिनेशन था अरब्स का। तो ये जो रूट्स थे, इस पे सबसे जो हाई नंबर ऑफ ट्रेडर्स थे वो कौन थे? अरब ट्रेडर्स थे। ऑफ कोर्स इंडियन ट्रेडर्स भी थे, लेकिन अरब ट्रेडर्स भी कोएग्जिस्ट करते थे। और स्पेसिफिकली अरब्स का जो था वो तो पूरा रूल था इजिप्ट वाले रीजन में, पर्शिया वाले रीजन में अरब्स जो है रूल करते थे, तो उनको काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज होती थी, ठीक है? इसलिए वो मिडल मैन की तरह काम करके बहुत अच्छा खासा मुनाफा कमाते थे इंडियन ट्रेड के साथ। सो पोर्चुगीज और बाकी जितनी यूरोपियन कंट्रीज थी वो इसको बाईपास करना चाहती थी, यानी जो और अभी ये आप जो डायग्राम में देख रहे हो कि भाई अरब्स बीच में आ रहे हैं, तो यूरोपियंस जो कंट्रीज थी उन्होंने कोशिश ये करी, मतलब ऐसा कुछ ढूंढने की कोशिश करी कि इंडिया के साथ अब हमारा जो है वो ट्रेड डायरेक्ट हो जाए, यानी जो ट्रेड है, जो ट्रेड रूट है वो डायरेक्ट हो जाए। तो इन इन लोगों को, यूरोपियंस को इतना तो पता चल गया था कि भाई लैंड के ज़रिए अगर जाएँगे तो हमें कौन मिलेगा? हमें मिलेंगे अरब्स, टकराएँगे हमसे। और उ उस टाइम जो है अरब्स कोई कमज़ोर न लोग नहीं थे। अरब्स ऑफ़ कोर्स बहुत पावरफुल थे। तो यूरोपियंस ने कोशिश ये करी कि भई हम ऐसा करते हैं कि कोई डायरेक्ट सी रूट देखते हैं, डायरेक्ट सी रूट देखते हैं। ठीक है? सो अभी तक इनको इतना पता था कि भई हम ऐसा कर सकते हैं कि भई यहाँ पर आकर मतलब सी से जा सकते हैं या फिर यहाँ पर आके लैंड के ज़रिए इंडिया के साथ ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अरब्स जो है करने नहीं दे रहे। तो कुछ ऐसा नहीं हो सकता, कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि जो जो पूरा का पूरा जो सी वाला रीजन है, उसमें हम घूम के आएँ और इंडिया के साथ डायरेक्ट सी रूट एक कुछ बन जाए। तो ये सारे के सारे यूरोपियन कंट्रीज़ इस सी रूट को ढूँढने के मतलब इन्होंने स्टार्टिंग कर दिया। ठीक है? आई होप सबको समझ आ रहा होगा। तो मैंने बताया जिस तरह से रोमन एम्पायर डिक्लाइन करता है 7th सेंचुरी में, तो अरब जो है अपना डोमिनेशन कह सकते हो स्थापित करते हैं इजिप्ट और पर्शियन रीजन में। और जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है इंडिया और यूरोप के बीच में वो डिक्लाइन कर जाता है, जिसकी वजह से इंडियन कमोडिटीज़ थी जैसे स्पाइसेस, कैलिको, सिल्क, ठीक है? और बहुत सारे प्रेशियस स्टोन्स जो इंडिया से जाया करते थे वेस्टर्न कंट्रीज़ में, वो क्या था, उनकी जो है जो अमाउंट थी, जो उनकी अवेलेबिलिटी थी वो डिक्रीज़ कर जाती है, और उनकी जो डिमांड थी, उस पे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि ऐसा कुछ तो रीज़न रहा होगा कि जो पोर्चुगीज़ है वो इंडिया आना चाहते थे, ब्रिटिशर्स इंडिया आना चाहते थे, डच जो है वो इंडिया में आना चाहते थे, ठीक है? सो 1453 में एक ऐसा इवेंट होता है कि जो कॉन्स्टेंटिनोपल जो था, ठीक है? वो जो है जो साम्राज्य था कॉन्स्टेंटिनोपल का, वो गिर जाता है और फिर राइज़ करते हैं कौन? ऑटोमन एम्पायर बनता है। क्या बनता है? ऑटोमन एम्पायर आता है या ऑटोमन तुर्क्स आते हैं, जो कि ये जो आपका रीजन था, टर्की वाला जो रीजन था, वहाँ पे ये रूल करते हैं, टर्की, पर्शिया, ठीक है? ये जो आपका पूरा का पूरा ये सीरिया वाला रीजन है, यहाँ पे और इजिप्ट वाला जो रीजन है, वहाँ पे कौन आते हैं? ऑटोमन तुर्क्स आ जाते हैं। सबको समझ आ रहा है? तो ये लोग यहाँ पे आ जाते हैं इस वाले रीजन में। अब जो ये जो क्या बोलते हैं, जो इंडिया का जो ट्रेड था, जो इंडिया का जो ट्रेड हो रहा था, अब वो सेम अरब मुस्लिम इंटरमीडियरीज के साथ हो रहा था, मतलब जो मिडल मैन थे, अब वो अरब मुस्लिम्स मिडल मैन बन गए थे। जब भी आपके रास्ते में ऑटोमन तुर्क्स का अंपायर है, तो उसमें कौन थे? ऑटोमन तुर्क्स के अंपायर में कौन लोग थे? अरब मुस्लिम्स ही थे। ऐसे मुस्लिम जो कि अरब रीजन को बिलोंग करते थे। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। तो अरब मुस्लिम्स जो है अब मिडल मैन बन जाते हैं, मैंने जिस तरह से प्रीवियसली समझाया। अब ये जो अरब मुस्लिम्स थे, ये भाई 10 गुना, 20 गुना
अपना जो सामान इंडिया से खरीदते थे उसको यूरोप में इतना महंगा करके बेचा करते थे। तो ये मैंने बताया सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ऐसे इवेंट थे जिसकी वजह से जो है यूरोप में एक डायरेक्ट रूट ढूंढने की एक तरह से कह सकते हो, एक तरह से एक होड़ मच गई, एक तरह से एक रेस स्टार्ट हो गई कि कौन सबसे पहले ऐसा डायरेक्ट रूट ढूंढेगा इंडिया का। ठीक है। सो जो रेड सी ट्रेड रूट था वो भी एक स्टेट मोनोपोली बना रखा था इस्लामिक रूलर्स ने। मैंने आपको बताया कि भाई रेड सी ट्रेड रूट जो था उसमें भी स्टेट मोनोपोली हो गई थी इस्लामिक रूलर्स की। ठीक है। और बहुत ज़्यादा कह सकते हो ये रेवेन्यू कमाते थे। जो इंडिया में कह सकते हो इंडिया से सामान आ रहा है उस पर टैक्स लगाकर उसमें कमीशन लगाकर बहुत अच्छा खासा कमाई करते थे ये लोग। ठीक है। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो लैंड रूट्स थे इंडिया के वो भी कौन कंट्रोल करते थे, अरब्स कंट्रोल करते थे। ठीक है। तो इसी वजह से जो यूरोपियंस थे वो काफ़ी ज़्यादा कीन थे इस चीज़ के लिए टू फाइंड अ डायरेक्ट सी रूट टू इंडिया। ठीक है। तो मैंने आपको ये रीज़न बताया है कि क्यों ऐसा ऐसा क्या हुआ कि जो जो यूरोपियंस थे वो डायरेक्ट सी रूट इंडिया के लिए ढूंढना चाहते थे। तो एक तो पहला रीज़न हो गया कि फर्स्ट रीज़न क्या आया हमारा अभी निकल के, फर्स्ट रीज़न आया है कि अरब जो थे मिडल मैन थे, अरब जो थे मिडल मैन थे जो कि काफ़ी ज़्यादा हेफ्टी चार्ज करते थे, काफ़ी ज़्यादा हेफ्टी कमीशन चार्ज करते थे ये जो भी यूरोपियन इंडो यूरोपियन ट्रेड कर रहे थे उसमें। ठीक है। फिर ऊपर से जो ऑटोमन तुर्क्स थे, ऑटोमन अंपायर जो था वो भी बहुत ज़्यादा मुश्किल कर रहा था, मतलब वहाँ पे मतलब इतना आसान नहीं था उसके थ्रू अपने मर्चेंडाइज लेकर जाना। ठीक है। तो वो भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था। ठीक है। जो ट्रेड था उसकी वजह से भी डिक्लाइन हो गया था। ठीक है। यहाँ पे प्राइस इंक्रीज दिखाया मैंने यहाँ पे और यहाँ पे ट्रेड डिक्लाइन दिखाया है। ट्रेड डिक्लाइन हो गया था जब ओटोमन तुर्क्स आ जाते हैं। ठीक है। 1453 में। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। थर्ड जो रीजन है थर्ड जो रीजन है वो है रेनेसेंस। क्या है? रेनेसेंस इन द यूरोप। तो 15th सेंचुरी मतलब जो रेनेसेंस की अगर मैं बात करूं, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो 15th सेंचुरी या फिर 14th सेंचुरी से लेकर 17th सेंचुरी तक, 14th सेंचुरी से लेकर 17th सेंचुरी तक जो यूरोपियन जो पूरा रीजन था वहां पे रेनेसेंस स्टार्ट हो जाता है। क्या स्टार्ट हो जाता है? रेनेसेंस स्टार्ट हो जाता है। और रेनेसेंस का मतलब होता है फ्रेंच में रीबर्थ। ठीक है। ठीक है। सबको समझ आ रहा होगा आई होप सो। सो रेनेसेंस का मतलब होता है रीबर्थ। ये एक ऐसा टाइम पीरियड था ये एक ऐसा टाइम पीरियड था जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे कह सकते हो बूम करना स्टार्ट हो गई थी, उसमें अच्छी खासी ग्रोथ हो रही थी। जो कल्चर था वो भी काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा था। जो आर्टिस्ट थे ये किस रीजन में हुआ था? ये यूरोप में हुआ था। ठीक है। जो आर्टिस्ट थे वो भी जो वो भी जो काम कर रहे थे उसमें भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हो रही थी, नई नई इनोवेशंस आ रही थी। एग्रीकल्चर जो था उसमें न्यू न्यू टेक्निक्स आ रही थी। जो क्रॉप्स प्रोडक्शन था वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया था। ये बात करें रेनेसेंस इन यूरोप की। ऑफ कोर्स इसके पीछे पूरा बैकग्राउंड है, ये वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ना होगा आपको। बट इतना समझिए कि रेनेसेंस से पहले यूरोप में जो है एक डार्क एज चल रहा था। क्या चल रहा था? रेनेसेंस से पहले यूरोप में चल रहा था डार्क एज। जब ऑर्थोडॉक्स जब ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस जो थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे और चर्च का राज हो रहा था यूरोप में। किसका राज हो रहा था? चर्च का राज हो रहा था यूरोप में। मतलब बेसिकली ऑर्थोडॉक्सी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। ठीक है। लोग बहुत पिछड़ी सोच के हो गए थे डार्क एज में। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कुछ भी वृद्धि नहीं हो रही थी, ग्रोथ नहीं हो रही थी। लेकिन धीरे धीरे 14 सेंचुरी से लेकर, कब से? 14 सेंचुरी से लेकर 17 सेंचुरी तक क्या होता है? रेनेसेंस होता है यूरोप में। अब जो डार्क एज मैंने बताया इसमें जो है यूरोप काफ़ी ज़्यादा पिछड़ा हो जाता है। यूरोप जो है डार्क एज की वजह से काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाता है? पिछड़ा हो जाता है। और 14 से 15 सेंचुरी में जब रेनेसेंस होता है, जब रीबर्थ होता है, तो क्या होता है? डिफरेंट चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से जो है शिप बिल्डिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है। मैंने जैसे बताया कि साइंस एंड टेक बढ़ चुका है। क्या बढ़ चुका है? साइंस एंड टेक बढ़ गया है। एग्रीकल्चर अगर बढ़ता है तो क्या होता है? इकोनॉमी बढ़ती है, आप शिप बिल्डिंग बहुत अच्छी कर सकते हो। सबको समझ आ रहा है? सो रेनेसेंस की वजह से आर्ट ऑफ शिप बिल्डिंग और नेविगेशन जो है बहुत ज़्यादा अच्छे से इम्प्रूवमेंट आ जाती है इसमें। ठीक है। और इनके लिए यूरोपियंस के लिए बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाता है, या फिर ईज़ी शब्द सही नहीं रहेगा, यूरोपियंस के लिए अब पॉसिबल हो जाता है कि ये डायरेक्ट सी रूट इंडिया के लिए ढूँढ सकें।
मतलब डायरेक्ट सी रूट इंडिया तक का ढूंढ सके। ये पॉसिबल हो जाता है क्योंकि अगर आपको सी रूट इंडिया का डायरेक्ट ढूंढना है तो देख लो, अगर आप यूरोप से चलते हो, अभी मैं हम आपको दिखाएंगे वर्ल्ड मैप में, ठीक है, तो अगर आप यूरोप से चलते हो और सीधा अगर डायरेक्टली आते हो सी के थ्रू, तो आपको बहुत अच्छी शिप्स चाहिए क्योंकि बहुत सारे स्टॉर्म्स आएंगे रास्ते में, ठीक है, बहुत महीनों तक आपको अपनी जो है शिप्स को लेकर जाना, मतलब बहुत महीनों लग जाएंगे क्योंकि उस टाइम इतने एडवांस इंजन तो नहीं हुआ करते थे, ठीक है, इतनी एडवांस शिप्स तो नहीं हुआ करती थी कि भाई कुछ दिन में ही पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं होता था। तो मंथ्स लग जाएंगे आपको यूरोप से अगर आप निकलते हो कहाँ पे आने के लिए, इंडिया में। तो शिप बिल्डिंग जो है बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है रेनेसेंस की वजह से, ठीक है, नेविगेशन टेक्निक जो है वो भी इंप्रूव हो जाती है, मैपिंग जो है, मैपिंग एंड ज्योग्राफी में भी ग्रोथ होती है रेनेसेंस के टाइम पीरियड में, मैपिंग भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है, जिससे जो है पॉसिबल होता है एक डायरेक्ट सी रूट ढूंढना। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। तो रेनेसेंस का जो टाइम पीरियड था 14 से लेकर 17 सेंचुरी तक, रेनेसेंस को जो टाइम पीरियड था, इसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है यूरोप के बहुत सारे रीजन में, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा लैंड जो है अब कल्टीवेशन में ये लोग यूज करने लगते हैं, अच्छी खासी एग्रीकल्चर टेक्निक्स सीख लेते हैं लोग इस टाइम पीरियड में, ठीक है, इनोवेशंस आती है एग्रीकल्चर में जिसकी वजह से लैंड अंडर कल्टीवेशन जो है, कल्टीवेशन के अंडर जो लैंड है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, जो प्लो है यानी जिससे हल जोता जाता है, जिस सॉरी जिससे खेत जोता जोता जाता है उसको हल कहते हैं, तो जो हल है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है इस टाइम पीरियड में। साइंटिफिक क्रॉप मैनेजमेंट यूज़ होती है रेनेसेंस के टाइम पीरियड में, ठीक है, यूरोप में, ठीक है, जैसे कि क्रॉप रोटेशन हो गया, इंक्रीज सप्लाई ऑफ मीट हो जाती है, ठीक है, किस टाइम पीरियड में, इंक्रीज सप्लाई ऑफ मीट हो जाती है इसी टाइम पीरियड में, दैट इज 14 से लेकर 17th सेंचुरी में। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। अब जब मीट की सप्लाई बढ़ रही है, जब मीट का कंजम्पशन बढ़ रहा है, सप्लाई बढ़ रही है, तो मीट को उस टाइम ये लोग यूज करते थे, मीट को प्रिजर्व करने के लिए स्पाइसेस यूज करते थे, मीट को प्रिजर्व करने के लिए क्या यूज करते थे, स्पाइसेस यूज करते थे, और स्पाइसेस में भी क्या यूज करते थे, ब्लैक पेपर यूज करते थे। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। तो यूरोपियंस जो है ब्लैक पेपर यूज करते थे इसको, अपने मीट को, जो मतलब जो भी ये मीट होता था इसको प्रिजर्व करने के लिए। तो जब मीट की सप्लाई बढ़ रही है तो स्पाइसेस की भी नीड क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब स्पाइसेस की नीड बढ़ेगी, लेकिन बीच में अरब्स आ रहे हैं, तो क्या होगा, डिमांड हो जाएगी कि भाई डायरेक्ट सी रूट ढूंढो, हमें तो स्पाइसेस चाहिए, ठीक है। तो ये हो रहा है हमारा रेनेसेंस इन यूरोप। एक और रीजन हमने दिया है कि रेनेसेंस हो रहा था यूरोप में, इसकी वजह से डिमांड बढ़ जाती है डायरेक्ट सी रूट ढूंढने की। और जब प्रॉस्पेरिटी, जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है तो लोगों के पास क्या आता है, लोगों के पास आता है पैसा, ठीक है, मनी आती है। तो जब मनी आती है तो हर कोई क्या चाहता है, लग्जरी गुड्स चाहता है, क्या चाहता है, लग्जरी गुड्स चाहता है। तो जो इंडियन गुड्स थे, जो इंडियन सामान था, उसको लग्जरी गुड्स की तरह उस जमाने में ट्रीट किया जाता था यूरोप में, ठीक है, जैसे आइवरी का बना हुआ या कुछ प्रेशियस स्टोन हो गए, ठीक है, प्रेशियस या सेमी प्रेशियस स्टोन हो गए, ठीक है, ये काफी ज्यादा क्या था, प्रेशियस स्टोन्स हो गए, ठीक है, कॉटन आइटम्स हो गए, सिल्क आइटम्स हो गए, जो कि इंडिया में बनते थे। तो ये क्या थे, ये लग्जरी गुड्स की तरह होते थे। अब जब रेनेसेंस की वजह से यूरोप में क्या है, क्या हो रहा है, प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी हो रही है, तो क्या है, लोगों को जो ओरिएंटल लग्जरी गुड्स है उसकी डिमांड जो है लोग करने लगते हैं, लोगों को अब चाहिए लग्जरी गुड्स। अब तो हमें जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन सेलिब्रिटीज यूज करते हैं ना, गुची प्राडा, ठीक है, कहाँ से आते हैं, वो वेस्टर्न से आते हैं, लेकिन उस जमाने में उल्टा था, इंडियन गुड्स को ट्रीट किया जाता था एज एज लग्जरी गुड्स, तो उसकी डिमांड भी बढ़ जाती है। तो ये हमने एक और रीज़न दिया दैट कि क्यों ऐसा हुआ कि जो यूरोपियंस थे वो एक डायरेक्ट सी रूट ढूंढना चाहते थे इंडिया के लिए। अब जो पोर्चुगल के जो लोग थे या जो पोर्चुगीज थे, ये लोग लीडरशिप अपना लेते हैं, ठीक है, क्रिश्चियन डोम्स रेजिस्टेंस में। अब ये मैंने क्या लिखा है, क्रिश्चियन डोम्स रेजिस्टेंस टू इस्लाम, ठीक है। जो पोर्चुगीज थे ये काफी ज्यादा रिलीजियस थे, पोर्चुगीज थे वो क्या क्या थे, काफी ज्यादा रिलीजियस थे, ठीक है। इनका जो मतलब ये एक एजेंडा लेके चलते थे कि इनको क्या फैलाना है, क्रिश्चियनिटी फैलाना है, क्या फैलाना है, क्रिश्चियनिटी, ठीक है, इनको क्या फैलाना है, क्रिश्चियनिटी फैलाना है, ठीक है, अलग अलग कंट्रीज में। और इनको क्या मतलब, और किसके अगेंस्ट, या ये किसको रजिस्ट करते थे, ये इस्लाम को रजिस्ट करते थे, ठीक है।
इस्लाम को ये क्या करते थे, रेजिस्ट करते थे। इनको लगता था कि जो इस्लाम है वो बहुत बड़ा खतरा है क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट। तो ये भी एक बड़ा रीजन था कि जो जो यूरोपियंस थे या फिर जो जो स्पेसिफिकली पोर्चुगीज थे, वो इंडिया का डायरेक्ट सी रूट ढूंढना चाहते थे, क्योंकि बीच में कौन आ रहे थे, बीच में इस्लामिक रूलर्स आ रहे थे इंडिया के ट्रेड में। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। अब जो पोर्चुगीज थे, इनके अकेले के बस की नहीं था कि शिप बिल्डिंग में ये क्या करें, शिप बिल्डिंग में ये अपना इतना अच्छा खासा जोर आजमाए। मतलब इनके लिए, इनके पास ये इतने टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं थे, या शिप बिल्डिंग में ये इतने एक्सपर्ट नहीं थे। तो जिनोइज जो लोग थे, जो जिनोइज एक बेसिकली रीजन था जिनोआ, ठीक है, तो वहाँ के लोग और वेनिस के लोगों ने क्या करा, ये जो जिनोइज और वेनिस थे वो शिप बिल्डिंग के लिए जाना जाते थे। ठीक है, ये जगह थी इटली, इटली के पास ये जगह है। ठीक है, तो जिनोइज और जो वेनिस है, ठीक है, यहाँ ये किस लिए फेमस थे, ये शिप बिल्डिंग के लिए फेमस थे। और ये लोग हेल्प करते हैं किसकी, जो ये लोग हेल्प करते हैं पोर्चुगीज की। ठीक है, कि भाई आपको हम सपोर्ट करते हैं, हमारे पास इतनी मैन पावर नहीं है, आपको हम सपोर्ट करते हैं शिप बनाने में। आप ये क्या करिए, आप डिस्कवर करिए इंडिया का डायरेक्ट ट्रेड रूट। आप क्या डिस्कवर करिए, डायरेक्ट ट्रेड रूट। क्योंकि जो इस्लामिक रूलर्स हैं वो हमें भी ट्रेड करने नहीं दे रहे हैं, हम बहुत वीक हैं उनके अगेंस्ट, क्योंकि बहुत छोटे रीजन थे उस टाइम ये, जिनेवा और ये क्या था हमारा, वेनिस। तो अब प्रिंस हेनरी जो है, प्रिंस हेनरी थे, ठीक है, पोर्चुगल के। इनको नेविगेटर भी कहा जाता था। अब नेविगेटर क्यों कहा जाता था वो देखते हैं। सो प्रिंस हेनरी जो है, इनको बहुत ज़्यादा कह सकते हो ऑब्सेशन था इस चीज़ के लिए, एक डायरेक्ट सी रूट या फिर एक ओशन रूट देखना इंडिया तक का। मतलब ये अच्छा खासा पैसा लगाना चाहते थे या इवन लगा चुके थे, ठीक है, किस चीज़ में, एक डायरेक्ट ट्रेड रूट, एक डायरेक्ट सी रूट, एक डायरेक्ट, यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं, डायरेक्ट सी रूट कहाँ तक का, इंडिया तक का ढूंढने के लिए। तो इन्होंने कह सकते हो ये आइडिया दिया कि भाई एक डायरेक्ट ट्रेड रूट या फिर सी रूट देखते हैं इंडिया का, ठीक है, जिसमें लैंड वैंड ना है बीच में, या अरब या मुस्लिम जो रूलर्स हैं, जो या अरब मुस्लिम लोग हैं वो ना आए और हमारा जो है ट्रेड को डिस्टर्ब करे। तो ही was keen, इसमें लिखा भी है, he was keen to find a way to circumvent the Muslim domination of the Eastern Mediterranean and all the routes that connected to India। तो ये बहुत ज़्यादा कीन थे, ये बहुत ज़्यादा इच्छुक थे कि भाई ये जो मुस्लिम जो बीच में आ रहे हैं, इनको टोटली हटा दिया जाए और हम सीधा क्या है, एक ऐसा ट्रेड रूट देखें या फिर एक ऐसा सी रूट देखें जो कि डायरेक्ट हो इंडिया इंडिया तक। ठीक है, कि हम भाई हम यूरोप से चले, ठीक है, पोर्चुगल से चले और सीधा इंडिया पहुंचे, बीच में कोई भी इंटरमीडियरी या अरब या मुस्लिम्स कोई भी ना आए। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। तो इस कह सकते हो इच्छुक, इस इतना ज़्यादा कह सकते हो उत्सुक थे ये, इतना ज़्यादा ऑब्सेशन था एक ट्रेड रूट फाइंड करने का, एक सी रूट फाइंड करने का इंडिया तक का। तो इसलिए इनको क्या नाम दिया, इनको बोला जाता था नेविगेटर। क्या बोला जाता था, नेविगेटर। आई होप सबको समझ आ रहा है। अगर मैच द फॉलोइंग आता है कि भाई प्रिंस हेनरी के साथ अगर पूछा जाता है कि नेविगेटर उन्हें कहा जाता था, तो ऑफ कोर्स यस, उन्हें कहा जाता था प्रिंस हेनरी को नेविगेटर। तो पोप निकोलस फाइव जो है वो प्रिंस हेनरी को एक बुल देते हैं। बुल क्या होता है, एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है। बुल क्या है, एक तरह का डॉक्यूमेंट हो जाता है जिसमें सील लगी रहती है, जिसमें क्या लगी रहती है, लेड की सील लगी रहती है, लेड LEAD, लेड की सील लगी रहती है। और इस डॉक्यूमेंट में ऐसा लिखा रहता है कि भाई जो प्रिंस हेनरी है, जिसको क्या बोला जाता था, नेविगेटर बुलाया जाता था, ठीक है, उनको पूरा का पूरा राइट है, उनको क्या है, पूरा का पूरा राइट है, हक है कि आप जाकर क्या ढूंढिए, आप जाकर एक ऐसा सी रूट देखिए जो कि डायरेक्ट लिंक करता है इंडिया को। ठीक है, जो कि डायरेक्ट लिंक करता है इंडिया को। ठीक है, और अब पोप निकोलस जो है, पोप आपको सबको समझ आता होगा कि भाई ये क्रिश्चियनिटी में एक बहुत बड़ा कह सकते हो एक पोजीशन होती है क्रिश्चियनिटी में पोप की, यूरोप में। सबको समझ आ रहा है। तो अब आप लोग सोचेंगे कि भाई ये ऐसा, मतलब इनको इनकी क्या इन्वॉल्वमेंट है। इनकी इन्वॉल्वमेंट ये थी, ठीक है, जो पोप निकोलस हैं उनके हिसाब से ये था कि भाई अगर हम डायरेक्ट ट्रेड रूट तो नहीं, जो अगर हम डायरेक्ट रूट देखते हैं इंडिया तक का, तो हम जो इस्लाम का इन्फ्लुएंस है उसको कम कर पाएंगे, इस्लाम को जो इन्फ्लुएंस है उसको कम कर पाएंगे। और क्या स्प्रेड होगा, क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करेंगे इंडिया में, क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करेंगे।
इंडिया में या फिर ईस्टर्न रीजन में। तो इसने इसने क्या करा, पोप निकोलस फाइव ने क्या करा, जो प्रिंस हेनरी थे इनको एक तरह का एक परमिशन दिया, एक डॉक्यूमेंट दिया कि भाई हाँ, आपका पूरा हक है, आपके पास राइट है कि भाई इंडिया का एक डायरेक्ट रूट ढूंढिए, ठीक है, और क्रिश्चियन फेथ को स्प्रेड करिए, क्रिश्चियन फेथ को स्प्रेड करिए, और इस्लामिक इन्फ्लुएंस को क्या करिए, फाइट करिए, इस्लामिक इन्फ्लुएंस को फाइट करिए। तो इसलिए ये इन्वॉल्व हुए थे। लेकिन ये सब पूरा होने से पहले ही प्रिंस हेनरी जो है मर जाते हैं, ठीक है। ये इसमें लिखा भी हुआ है, प्रिंस हेनरी डाइड बिफोर हिज ड्रीम बिकेम अ रियलिटी। सो अब एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ टोडेस्लास, ठीक है, आई होप सही प्रोनाउंसिएशन हो, ट्रीटी ऑफ टोडेस्लास। अब ट्रीटी ऑफ टोडेस्लास में क्या होता है, जो रूलर्स हैं पोर्चुगल और स्पेन के, जो रूलर्स हैं पोर्चुगल और स्पेन के, ये क्या करते हैं, अपने अपने आपस में एक लाइन को डिवाइड कर लेते हैं, या फिर पूरी दुनिया को एक लाइन से डिवाइड कर देते हैं। ये जो लाइन मैंने खींची हुई है यहाँ पे, पूरी दुनिया को एक लाइन से डिवाइड कर देते हैं और बोलते हैं कि भाई राइट साइड वाला जो पार्ट होगा, राइट साइड वाला जो पार्ट होगा उसमें पोर्चुगीज अपना हाथ आजमाएंगे कोलोनाइजेशन में, और या फिर कह सकते हो जो डिस्कवरी होगी वो पोर्चुगीज रख लेंगे। कोई नया लैंड डिस्कवर हुआ, कोई नई जगह डिस्कवर हुई, वो भाई पोर्चुगीज के अंडर में आएगी। और अगर इस लाइन के जो लेफ्ट हैंड साइड वाला यानी जो वेस्टर्न पार्ट है, तो अगर उस पे किसका हक होगा, उस पे स्पेन का हक होगा। सबको समझ आ रहे हैं? तो इन्होंने क्या करा, जो नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड था, जो नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड था, उनको एक इमेजिनरी लाइन से डिवाइड करा। एक नॉन नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड था, उसको इमेजिनरी लाइन से डिवाइड करा। और उन्होंने क्या बोला कि जो इसके ईस्ट वाला पार्ट है वो पोर्चुगीज उसके ऊपर जोर रखेंगे, और जो वेस्ट वाला पार्ट है उसके ऊपर किसका जोर रहेगा, उस पे स्पेन के लोग जो है, स्पेनिश पीपल जो है, अपना रूल कायम कर सकते हैं। तो अपने आप ही इन्होंने बिना किसी की परमिशन से ऐसे ही डिसाइड कर दिया कि भाई ये तेरा, ये मेरा। तो यही जैसे मैंने बताया कि अंडर दिस ट्रीटी जो पोर्चुगल थे वो क्लेम कर सकते थे और ऑक्यूपाई कर सकते थे जो ईस्ट लाइन के जो ईस्ट वाला रीजन था उसको, और स्पेन जो है क्लेम कर सकते थे और ऑक्यूपाई कर सकते थे वो रीजन जो कि इस लाइन के वेस्ट में था। और ये जो ट्रीटी ऑफ टोडेस्लास जो है, ठीक है, इसमें जो रेफरेंस पॉइंट है वो करीबन ये वाला भी जो लाइन है, ये 1300 किलोमीटर दूर, ठीक है, 1300 किलोमीटर वेस्ट किस वाले आइलैंड से थी, केप ऑफ वर्डे आइलैंड्स, केप ऑफ वर्डे आइलैंड्स। तो इन्होंने क्या करा, केप ऑफ वर्डे आइलैंड्स यहाँ पे है, तो केप ऑफ वर्डे आइलैंड से वर्डे आइलैंड से 1300 किलोमीटर दूर एक लाइन, इमेजिनरी लाइन इन्होंने, ठीक है, बनाई। और इस लाइन के ईस्ट वाला बोला कि भाई पोर्चुगीज का हक होगा, पोर्चुगल का उस पर हक होगा। और जो इस लाइन के ये जो लाइन है इसके जो वेस्ट वाला है, इसमें स्पेनिश पीपल या फिर स्पेन का हक होगा ऑक्यूपाई करने का। तो ये ट्रीटी आ जाती है। अब इसकी वजह से क्या है, जैसे ही इतना बड़ा एग्रीमेंट होता है, तो इंडिया में अब कौन आना चाहेंगे, स्पेनिश पीपल आना चाहेंगे, या स्पेन के लोग आएंगे, पोर्चुगीज, पोर्चुगल आएंगे, ऑफ कोर्स पोर्चुगल आएंगे, क्योंकि इस लाइन के ईस्टर्न पार्ट में ही तो है इंडिया, इस लाइन के ईस्टर्न पार्ट में क्या है, इंडिया। तो पोर्चुगीज जो है नेचुरली अब कहाँ आएंगे, ये आते हैं इंडिया की तरफ, या फिर एक डायरेक्ट सी रूट ढूंढना चाहते हैं इंडिया का। सो सबसे पहला जो अटेम्प्ट है, ठीक है, जो सबसे पहला अटेम्प्ट है वो ट्राई करता है कौन, बार्थोलोम्यू, ठीक है, बार्थोलोम्यू डियास। बार्थोलोम्यू डियास जो है सबसे पहले कोशिश करते हैं इंडिया का डायरेक्ट ट्रेड रूट ढूंढने का, या डायरेक्ट सी रूट ढूंढने का। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। अब बार बार मैं ट्रेड रूट क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो रूट है इस पे बेसिकली ट्रेड ही करा करते थे ये लोग स्टार्टिंग में। क्या करा करते थे, ट्रेड ही करा करते थे। सो जो बार्थोलोम्यू जो दियास है, ठीक है, ये क्या करते हैं, सबसे पहला अटेम्प्ट करते हैं इंडिया का डायरेक्ट ट्रेड रूट ढूंढने का। तो ये जो है, ये पोर्चुगीज नेविगेटर थे, 1487 में ये पहला अटेम्प्ट करते हैं। तो ये क्या करते हैं, केप ऑफ गुड होप तक पहुंच जाते हैं, केप ऑफ गुड होप तक, मतलब यहाँ पे आई होप सबको दिख रहा हो, केप ऑफ गुड होप तक, यहाँ तक कहीं तक पहुंच जाते हैं। और इनको पूरा यकीन होता है कि अगर मैं ईस्ट की तरफ जाऊंगा तो पक्का इंडिया आ जाएगा, तो पक्का इंडिया आ जाएगा। लेकिन होता क्या है, इनकी जो शिप है, इनकी जो शिप है उसकी बहुत जर्जर हालत हो जाती है, बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है इस रूट में आने के टाइम, ठीक है। और साथ में इनके जो जो इनके साथ लोग थे वो भी हार मान जाते हैं कि भाई काफ़ी महीनों का कह सकते हैं उन्होंने रास्ता कवर करा था। तो ये क्या करते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इनके साथ वाले लोग भी हार मान जाते हैं और बोलते हैं भाई अब हमारे बस की नहीं है, वापस चलो। और साथ में इनकी सप्लाईज भी खत्म हो जाती है, साथ में इनकी सप्लाईज भी
खत्म हो जाती है। तो ये मल्टीपल रीजंस की वजह से ये ईस्ट में ना जाकर ये सीधा क्या करते हैं, बोलते हैं चलो भाई वापस ही चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को इतनी प्रॉब्लम है तो। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं होगा, बट स्टिल क्या हुआ, मतलब जो मेन इवेंट में जो बताना चाह रहा हूँ वो क्या है, जो बार्थोलोम्यू दियास जो है वो क्या करते हैं, केप ऑफ गुड होप तक आते हैं, अफ्रीका में आता है, अफ्रीका के जो सदर्न मोस्ट पार्ट है वहाँ पे केप ऑफ गुड होप तक ये आते हैं, और वापस चले जाते हैं कहाँ पे, और पोर्चुगल में। सबको समझ आ रहा होगा, आई होप सो। रीजन मैंने बताया वापस क्यों जाते हैं, सप्लाई खत्म हो जाती है, शिप डैमेज हो जाता है इस वजह से। और मैंने आपको बताया था दैट ही वाज वेल कन्विंस्ड कि भाई जो सी रूट है इंडिया का वो फाइंड इन्होंने कर लिया है, और वो ईस्ट ऑफ केप ऑफ गुड होप है। आई होप सबको समझ आ गया होगा। लेकिन जो सक्सेसफुल अटेम्प्ट, पहला सक्सेसफुल अटेम्प्ट डायरेक्ट सी रूट ढूंढने का जाता है वास्को द गामा को। किसको जाता है, वास्को द गामा। सो 10 साल बाद, 10 साल बाद 1497 में, 1497 में पोर्चुगीज शिप्स निकलती हैं वास्को द गामा के अंडर, ठीक है। और ये कह सकते हो मई को पहुंचते हैं, मई 1498 को कहाँ पहुंचते हैं, इंडिया में पहुंचते हैं, ठीक है। और इन्हें करीबन 11 महीने लग जाते हैं, स्लाइटली लेस देन 11 मंथ्स इन्हें लग जाते हैं इंडिया को पहुंचने में। एंड ये सक्सेसफुल होते हैं, ये क्या होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं इंडिया में पहुंचने के लिए। इंडिया इंडिया तक ये फर्स्ट ऐसे यूरोपियन है जो कि डायरेक्ट सी रूट के थ्रू आते हैं, डायरेक्ट सी रूट के थ्रू आते हैं। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। इससे पहले जितने भी यूरोपियंस आए थे इंडिया में, मतलब ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट ऐसे यूरोपियन थे जो इंडिया में आए थे, ऐसा नहीं है। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। इससे पहले जो यूरोपियंस आए थे, जो वेस्टर्न रीजन से आए थे, वो लैंड रूट के थ्रू आए थे। किसके थ्रू आए थे, लैंड रूट के थ्रू आए थे। लेकिन वास्को द गामा ऐसे पहले यूरोपियन थे जो कि इंडिया का डायरेक्ट सी रूट ढूंढते हैं, मतलब यूरोप से सीधा आ जाइए बिना किसी लैंड से, ठीक है, कहाँ से, डायरेक्ट सी के थ्रू, डायरेक्ट सी रूट ढूंढ लेते हैं। सो इट वॉज ओनली 10 ईयर्स लेटर, ठीक है, जब एक एक्सपेडिशन निकलता है पोर्चुगीज शिप्स का 1497 में, ठीक है। और करीबन 11 महीने से थोड़े से टाइम कम में, ये मई 1498 को ये इंडिया में पहुंच जाते हैं। ये इसमें लिखा हुआ है, होप सबको समझ आ रहा होगा। जो वास्को द गामा है, इनका मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा क्या बना रखा है, इनका ये पूरा रूट बना रखा है कि किस तरह से इंडिया में आए, ठीक है। केप वर्दे से होते हुए केप ऑफ गुड होप पहुंचते हैं, केप ऑफ गुड होप से सीधा सबसे पहले कहाँ पहुंचते हैं, ये पहुंचते हैं कैलिकट, ठीक है। सो ये क्वेश्चन आ सकता है कि वास्को द गामा सबसे पहले इंडिया में किस किस पोर्ट पे आए थे, ये आए थे कैलिकट में आए थे सबसे पहले, ठीक है। सो ये सबसे पहले आते हैं कैलिकट में, लैंड करते हैं, मई 1498 को लैंड करते हैं, ठीक है। और ये जो इतनी बड़ी डिस्कवरी थी, इससे पूरी इंडियन हिस्ट्री चेंज हो जाती है। अब वो आप सबको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि इसके बाद ब्रिटिशर्स आते होंगे, फिर वो देखा है आप लोगों ने, लगान वगान फलाना वलाना जो भी सारी चीज़ें हैं, ठीक है, उनका अत्याचार जो इतने 200-250 साल तक रहा, ठीक है। वो सारी की सारी हिस्ट्री जो है वो एक छोटे से इस पर्टिकुलर इवेंट से ही स्टार्ट होती है। तो वास्को द गामा की जो हेल्प करता है इसमें कौन, एक गुजराती पायलट होता है, अब्दुल मजीद, ठीक है। अब्दुल मजीद एक गुजराती पायलट होता है, ये इनकी हेल्प करता है, इसकी वास्को द गामा की, ये ट्रेड रूट फाइंड करने में, या फिर ये जो सी रूट है डायरेक्ट सी रूट को फाइंड करने में, ठीक है। अब कैलीकट में उस टाइम एक हिंदू रूलर थे। जब वास्को द गामा पहुंचता है, जब वास्को द गामा पहुंचता है, ये रहा वास्को द गामा, ठीक है। तो वहां पे ऑलरेडी एक कह सकते हो रूलर थे, हिंदू रूलर थे कैलिकट में। उनका नाम था क्या, जमोरिन, क्या नाम था उनका, जैमोरिन। और जैमोरिन को ये क्या बुलाते थे, समुद्री बुलाते थे, क्या बुलाते थे, समुद्री, ठीक है। समुद्री जैमोरिन एक ही है। तो उस टाइम कैलिकट पे कौन रूल कर रहा था, जैमोरिन रूल कर रहा था, ये समुद्री रूल कर रहा था। और इनको एज सच कुछ आइडिया नहीं होता कि भाई यूरोपियंस क्यों आना चाहते हैं, मतलब क्या ये कब्जा करने आए हैं, ऐसा इनको कोई भी शक नहीं होता। इनको लगता है कि भाई ये नॉर्मल ट्रेडर है, ट्रेड करने आया है बंदा, तो ये काफी अच्छे से इसकी स्वागत करते हैं, ठीक है। और इनको पूरा एक तरह से सपोर्ट भी कर देते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है भैया आप आइए। इनकी अच्छे से कह सकते हो वेलकम होती है, किसकी, वास्को द गामा की, ठीक है। सो मैंने बताया कि आप इनको फ्रेंडली रिसेप्शन मिलता है वास्को द गामा को जैमोरिन द्वारा, ठीक है। लेकिन जो अरब ट्रेडर्स थे, अरब ट्रेडर्स थे उस टाइम के,
ठीक है। उन लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया था और वो लोग काफ़ी ज़्यादा चिढ़ गए थे कि जी पोर्चुगीज़ आ चुके हैं, कौन आ चुके हैं? पोर्चुगीज़ आ चुके हैं। ऑफ़ कोर्स उनको होना भी था क्योंकि जो अरब जो ट्रेडर्स थे, वो लोग क्या थे? वो लोग वेस्ट में जाते थे। अब वेस्ट में जाते थे तो पोर्चुगल भी जाते होंगे सामान बेचने। अब पोर्चुगल के लोग ही यहाँ पे आ गए इंडिया में सीधा, तो उनके लिए काफ़ी नुकसानदेह वाली बात थी। तो ऑफ़ कोर्स उन लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, अरब ट्रेडर्स को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि भाई यहाँ पे वास्को द गामा आ गया है। तो ये लोग अरब ट्रेडर जो है वो चाहते भी नहीं थे कि भाई यहाँ पे पोर्चुगीज आए, ठीक है, और अपना यहाँ पे कह सकते हो इस्टेब्लिशमेंट क्रिएट करें, यहाँ पे रहने लग जाएं या फिर कुछ भी। वो लोग इनकी प्रेजेंस ही नहीं चाहते थे अरब ट्रेडर्स। अब बात करी जाए कि भाई पोर्चुगीज का आने का जो इवेंट है वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्यों? और इंडिया में पहले अरब्स भी आ चुके हैं, अफ्रीकन्स भी आ चुके थे, वो भी अच्छा खासा ट्रेड कर रहे थे, चाइनीज भी आ चुके थे, जैवनीज भी आ चुके थे, जैपनीज नहीं बोला, जैवनीज भी आ चुके थे। और ये लोग क्या है, ये इंडिया में अच्छा खासा ट्रेड कर रहे थे। लेकिन पोर्चुगीज का जो इवेंट है, मतलब जब पोर्चुगीज आए हैं, सिर्फ वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हुआ पता है क्या था? हुआ ये था कि जो पोर्चुगीज थे, वो जो है सिर्फ ट्रेड करने नहीं आए थे, वो सिर्फ ट्रेड करने नहीं आए थे, वो अपनी मोनोपोली बनाने आए थे। क्या बनाने आए थे? वो अपनी मोनोपोलियाँ बनाने आए थे। और आगे जाके ये लोग अपना कह सकते हो रूल भी इस्टेब्लिश करना चाहते थे, रूल भी इस्टेब्लिश करना चाहते थे और इन्होंने करा भी। लेकिन इससे पहले जितने भी चाइनीज जो ट्रेडर्स थे, जैपनीज ट्रेडर्स थे, अरब ट्रेडर्स थे, अफ्रीकन ट्रेडर्स थे, ठीक है, ये लोग जो है सिंपल जो, जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी भाई, फॉर एग्जांपल दिल्ली में रह रहे हैं ये लोग फॉर एग्जांपल, तो ये दिल्ली के रूल्स रेगुलेशन फॉलो करता थे, फॉलो करते थे। सबको समझ आ रहा है? ये कोई भी चैलेंज नहीं करते थे, जो भी वहां पे रूल है उसको चैलेंज नहीं करते थे। ये पॉलिटिक्स में अपना कोई रोल प्ले नहीं करते थे, ठीक है। जो पॉलिटिक्स है, किंग है, उसके जो भी मंत्री हैं, उसमें कोई अपना रोल प्ले नहीं करते थे। ये सिंपल ट्रेडर्स, भाई हम तो अपना काम करने हैं, बिजनेस करना है, हमें अपना बिजनेस करना है। लेकिन जो पोर्चुगीज थे, उनका शुरू से ही मकसद क्या था? एक तरह से अपना रूल इस्टेब्लिश करने का था। जैसे मैंने बताया भाई, ट्रीटी इन्होंने साइन कर दी थी, भाई इस तरफ का तेरा, इस तरफ का मेरा, ठीक है, कि इसका इस तरफ का तुझे ऑक्यूपाई करना है, तू करियो, इस तरफ का मैं करूंगा। तो इन्होंने पहले ही इस तरह से चीजें डिसाइड करी हुई थी, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो जो चाइनीज़, अरब और बाकी जो ट्रेडर्स थे, वो सिर्फ ट्रेड के मकसद से आए थे। लेकिन ये मोनोपोली क्रिएट करने आए थे। क्या करने आए थे? मोनोपोली ट्रेड करने आए थे, ठीक है। ये लोग एक्सक्लूड करना चाहते थे अपना कंपटीशन को, ठीक है, कि सिर्फ अगर भाई सी के थ्रू अगर ट्रेड होगा, तो वो सिर्फ किसके थ्रू होगा? वो सिर्फ पोर्चुगीज के थ्रू होगा। किसके थ्रू होगा? पोर्चुगीज के थ्रू होगा। भाई वेस्ट में अगर सामान भेजना है तो किसके थ्रू जाएगा? वो पोर्चुगीज के थ्रू ही जाएगा। ये सिंपल अपना मोटो लेकर इंडिया में आए थे। सो दैट्स वाई जो पोर्चुगीज थे वो डिफरेंट थे एज कम्पेयर टू द अदर ट्रेडर्स जो उस समय में मौजूद थे। फिर बात करते हैं पेड्रो एल्वेरेज कार्बल कैब्रल, ठीक है। ये भी अपनी कह सकते हो बहुत सारी शिप्स लेकर आते हैं, पेड्रो एल्वेरेज कैब्रल। और ये कोशिश करते हैं ट्रेड करने की स्पाइसेस में, ठीक है। और ये सक्सेसफुल होते हैं अपनी एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने में कैलिकट में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट है, ठीक है। पेड्रो अल्वारेज कैब्रल जो है सक्सेसफुल होते हैं अपनी एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने में कैलिकट में। ये भी क्या थे? पोर्चुगल से ही आए थे। कहाँ से आए थे? पोर्चुगल से ही आए थे। आई होप सबको समझ आ रहे हैं। तो पोर्चुगल से आते हैं ये पेड्रो अल्वारेज कैब्रल, ठीक है। ये पहुंचते हैं सितंबर 1500 में, ये आते हैं कैलिकट में और अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर देते हैं। और जब ये फैक्ट्री इस्टेब्लिश करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है? बहुत बड़ी लड़ाई झगड़ा हो जाता है, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा पोर्चुगीज़ जो है उनकी मौत हो जाती है। काफ़ी ज़्यादा पोर्चुगीज़ जो है उनकी मौत हो जाती है। जो इनके साथ के लोग थे, उन पे हमला हो जाता है लोकल्स द्वारा। लोकल्स कहते हैं भाई आपकी आपकी हिम्मत कैसे हुई, यहाँ पे आप फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर रहे हो, ठीक है। तो और इन पे अटैक कर देते हैं लोकल्स और इनके कुछ लोग मर जाते हैं, ठीक है। तो रिटेलिएशन में जो कैब्रल है, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा जो अरब मर्चेंट्स थे, उनकी शिप पे कब्जा कर लेते हैं और हंड्रेड्स और अरब्स को, और जो जो क्रूज थे, जो उन जहाज़ों पे जो अरब के जहाज़ थे, उनके जो क्रूज थे, उनको मार देते हैं और उनका कार्गो हड़प लेते हैं और शिप्स को सभी को जला देते हैं। और जो कैलिकट था उसको ये पूरा का पूरा बम्बार्ड कर देते हैं कैब्रल। तो सबको समझ आ रहा है?
तो इस तरह के कह सकते हो मूडी इंसान थे ये सारे के सारे, पूरा कब्जा जमाना चाहते थे। और अगर कोई इनका विरोध करता था, पोर्चुगीज का अगर कोई विरोध करता था, तो ये फोर्स यूज करते थे। क्या यूज करते थे? फोर्स यूज करते थे। तो जिस तरह से यहाँ पे लोकल्स ने रिटेलिएशन दिखाया है, फिर ऑफ कोर्स हाथापाई होगी जो भी चीज़ है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा डेथ होती है इनके इनके मेंबर्स की, पोर्चुगीज मेंबर्स की। तो कैब्रल को मैंने बताया कि किस तरह से ये मर्चेंट, अरब मर्चेंट की शिप्स पे ये कह सकते हो कब्जा करते हैं, सीज कर देते हैं। और उनके जो क्रूज हैं, हंड्रेड्स ऑफ क्रूज हैं, उसको ये मार देते हैं, कार्गो को हड़प लेते हैं और शिप्स को जला देते हैं। कैलिकट जो है उसको ये बॉम्बार्ड कर देते हैं। ये मैंने आपको अभी तक बताया। इसमें इंपॉर्टेंट आपको स्लाइड स्लाइड में अगर याद करना है तो याद रखना कि भाई ये फैक्ट्री स्टैब्लिश करते हैं कैलिकट में सन 1500 में। अब जो वास्को द गामा है वो सेकंड टाइम आते हैं इंडिया। कब आते हैं? सेकंड टाइम आते हैं इंडिया। कब आते हैं? 1501 में। इससे पहले कब आए थे? 1498 में इंडिया में आते हैं वास्को द गामा। फिर सेकंड इनकी ट्रिप रहती है 1501 में। अब वास्को द गामा क्या करते हैं, एक रिक्वेस्ट करते हैं जैमोरिन के रूलर, जो जैमोरिन रूलर थे उनसे, बोलते हैं भाई आपसे एक दरख्वास्त है, आप क्या करिए, जो अरब मर्चेंट हैं इनको एक्सक्लूड कर दीजिए। मतलब अगर ट्रेड करना है तो अरब मर्चेंट्स का हक जो है छीन लीजिए ट्रेड करने से। ठीक है? और सारा ट्रेड करने का जो हक है या फिर फेवर जो है वो किसको दीजिए? पोर्चुगीज को दीजिए। लेकिन जो जेमोरिन है वो बिल्कुल मना कर देता है इस चीज के लिए, जिसकी वजह से वास्को द गामा जो है बिल्कुल हॉस्टाइल हो जाता है। और अरब शिप्स को जो है बहुत ज़्यादा कह सकते हो मतलब वही सेम कब्जा कर लेता है, और अरब शिप्स को जो है ये क्या करता है, डैमेज कर देता है। इसकी वजह से जो जैमोरिन और वास्को द गामा है वो, इसके बीच में जो है रिलेशंस पूरे खत्म हो जाते हैं। और जो जैमोरिन है बिल्कुल एंटी हो जाता है अब पोर्चुगीज के, क्या हो जाता है, बिल्कुल एंटी हो जाता है पोर्चुगीज के। लेकिन इसी टाइम पीरियड में जब वास्को द गामा आया था, ये एक फैक्ट्री स्टैब्लिश करता है कैननौर में। ठीक है? यहाँ पे है कैननौर। ठीक है? ये रहा। ठीक है? मालाबार रीजन में सबको दिख रहा होगा। सो कैननौर में क्या करता है, ये एक फैक्ट्री स्टैब्लिश करता है। जो कैलिकट, कैननौर और कोचिन जो है आगे जाके क्या बनते हैं, इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर्स बन जाते हैं पोर्चुगीज के। क्या बन जाते हैं? इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर्स बन जाते हैं पोर्चुगीज के लिए। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। सो दिस वाज सेकंड ट्रिप ऑफ वास्को द गामा। ठीक है? जैमोरिन से इसकी जो भी थी थोड़ी बहुत जान पहचान और दोस्ती यारी वो सब खत्म हो जाती है, इसके जो जैसा बिहेवियर होता है उसकी वजह से। ऑफ कोर्स कोई भी स्केप्टिकल हो ही जाएगा जब कोई देखेगा कि इतना ज़्यादा फोर्स यूज़ कर रहा है, कोई इतना ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है? सो अब ये लोग क्या करते थे, जो पोर्चुगीज थे, ये क्या करते थे, फैक्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के बहाने, फैक्ट्री, हमें तो अपनी फैक्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना है। क्या करना है? हमें अपनी फैक्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना है। जो ये फैक्ट्री इन्होंने बनाई थी कैलिकट में, कैननौर में। ठीक है? हमें अपनी फैक्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना है, तो फैक्ट्री के चारों तरफ ये क्या बना देते थे, फोर्ट बना देते थे। क्या बना देते थे? फोर्ट बना देते थे। सो इन अंडर द प्रीटेक्स्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग द फैक्ट्रीज, ठीक है, और अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटीज को भी, हमें अपने ट्रेड को बचाना है तो हमें फोर्ट बनाना पड़ेगा। तो इन्होंने, जो पोर्चुगीज थे, ये परमिशन ले लेते हैं, ये जितनी भी फैक्ट्रीज थी, जितने भी सेंटर्स थे, उसको फोर्टिफाई करने की। अब जो लोकल रूलर्स थे उन्हें आइडिया नहीं था कि भाई ये जो फोर्ट बना रहे हैं ये यहाँ से कह सकते हो मिलिट्री अपना रूप भी दिखाएंगे, मिलिट्री वाला या फोर्स वाला रूप भी दिखाएंगे। उन्हें लगता था कि ठीक है भाई अपना फैक्ट्री और ट्रेड को इनको इनको क्या करना है, अपने ट्रेड को बचाना है, फैक्ट्रीज को बचाना है लोकल बंदों से। ठीक है? जो डिफरेंट इनके एनिमीज है उनसे, तो इसलिए वो परमिशन दे देते कि भाई आप फोर्टिफाई कर दो इसको, कोई इशू नहीं है। ठीक है? लेकिन आगे जाके ये जो सेंटर्स थे ये इनके मिलिट्री बेस बने। आगे जाके ये जो सेंटर्स थे ये इनके क्या बने, मिलिट्री बेस बने। ठीक है? अब जो फ्रांसिस्को दो दी अल्मीडा जो है 1505 में क्या है, गवर्नर बन के आता है इंडिया में। क्या बन के आता है? गवर्नर बन के आता है इंडिया में। किसका गवर्नर? पोर्चुगीज जो थे, ठीक है, इंडिया में, उनका क्या बन जाता है, गवर्नर बन जाता है। क्या बन जाता है? गवर्नर। और इसको ये परमिशन कौन देता है, या फिर इसको कौन बनाता है गवर्नर? द किंग ऑफ द पोर्चुगल। द किंग ऑफ द पोर्चुगल जो है, इसको अपॉइंट करता है फ्रांसिस्को दे अल्मीडा को। ठीक है? और इसको टोटल 3 साल के लिए क्या बनाया जाता है, इसको बनाया जाता है द गवर्नर ऑफ द, जो पोर्चुगीज की जितनी भी स्टैब्लिशमेंट थी इंडिया में। और इसको ये टास्क दिया जाता है कि भाई आपको प्रोटेक्ट करना है
भाई जो फ्रांसिस्को दो अल्मीडा है, इसको क्या क्या प्रोटेक्ट करने का काम दिया जाता है कि भाई जो पोर्चुगीज इंटरेस्ट है, जो भी पोर्चुगीज इंटरेस्ट है आप उसको प्रोटेक्ट करिएगा। और मेनली क्या है, आपको एक्सपेंड करना है इंडिया में। हमारा जितने भी कह सकते हो, हम जितनी भी जगह हमने अपनी इस्टेब्लिशमेंट क्रिएट करी है उसको भी हमें क्या करना है, अब एक्सपेंड करना है। ठीक है, या फिर एक तरह से डायरेक्टली बोलो तो टेरिटरी एक्वायर करनी है। ठीक है, और पूरा का पूरा जो पोर्चुगीज के जितने भी मैटर्स थे उसको आपको क्या करना है, डील करना है। तो फर्स्ट टाइम ऐसा होता है 1505 में। ठीक है, किंग ऑफ पोर्चुगल क्या करते हैं, फ्रांसिस्को दो अल्मीडा को गवर्नर बना देते हैं इंडिया की जितनी भी इनकी स्टैब्लिशमेंट्स होती हैं उसकी, फॉर अ टर्म ऑफ 3 इयर्स। तो इनको एक और टास्क दिया जाता है कि भाई जो पोर्चुगीज ने अभी तक जितनी भी जगह अपनी फैक्ट्रीज बनाई हैं या फोर्टिफिकेशन करा है, ठीक है, या जो भी उनकी पोजीशन है पोर्चुगीज की इंडिया में, उसको कंसोलिडेट करा जाए, उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। ठीक है, और एक और इन्हें टास्क दी जाती है कि जो मुस्लिम ट्रेड है, ठीक है, मुस्लिम ट्रेड है एडन की साइड, ठीक है, एडन में, ऑरमूज में और मलक्का जो रीजन है, वहां पे जितना भी मुस्लिम ट्रेड है उसको खत्म करने का इनको टास्क दिया जाता है। किसको, फ्रांसिस्को दी अल्मीडा को। सो ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर। ठीक है, वो द फर्स्ट गवर्नर, पोर्चुगीज गवर्नर थे, ठीक है, इंडिया में। ठीक है, जितनी भी इंडियन एस्टेब्लिशमेंट थी, कोचीन, बाकी जितने भी रहे, कोचीन, कैलीकट, ठीक है, जितने भी इस रीजन में, तो इनको डिफरेंट टास्क दिया जाता है। इनका एक तो टास्क तक भी कंसोलिडेट करो पोजीशन ऑफ द पोर्चुगीज और डिस्ट्रॉय कर दो मुस्लिम ट्रेड को, जो कि ये कहाँ पे, मतलब किस पे कब्जा करके, एडन पे और ऑरमुज पे और मलक्का स्ट्रेट पे। भाई इस पे आप कब्जा अगर कर लेते हो, इसको सीज कर लेते हो, तो जो मुस्लिम ट्रेडर्स हैं उनकी बैकबोन आप तोड़ दोगे ऑफ कोर्स। इसको और एक एडवाइस मिलती है फ्रांसिस्को दे अल्मेडा को कि भाई आप फोर्ट्रेसेस बनाइए अंजदीव पे, कोचिन में एंड कैननौर में एंड किलवा में। और ये आगे जाके बनाता भी है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा ओपोजिशन मिलता है, किससे, जैमोरिन से, और बहुत ज़्यादा ओपोजिशन मिलता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसको अपोजिशन मिलता है जैमोरिन से। और थ्रेड भी मिलते हैं ममलुक सुल्तान ऑफ इजिप्ट से, थ्रेड भी मिलता है ममलुक सुल्तान ऑफ इजिप्ट से। एक्चुअली होता क्या है, जो जैमोरिन है, ठीक है, जैमोरिन है वो हेल्प के लिए जाता है किसके पास, ममलुक सुल्तान ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट में क्या थे, ममलुक सुल्तान उस टाइम रूल कर रहे थे। तो जो अल्मीडा है, जो फ्रांसिस्को दो अल्मीडा है, ये मैंने बताया था ऑरमूज वाला पार्ट ये रहा ना। ठीक है, ऑरमूज और एडन वाला पार्ट है, इसको सीज करना चाहता था। तो जैमोरिन, ऑफ कोर्स जैमोरिन का भी नुकसान हो रहा था जब पोर्चुगीज अपना अच्छा खासा पैर जमाते जा रहे थे अपने वेस्टर्न वाली साइड में। ठीक है, तो जैमोरिन जो है हेल्प मांगते हैं किससे, ममलुक सुल्तान ऑफ इजिप्ट से हेल्प मांगते हैं। और ये जो है एक तरह से इसका अपोज करते हैं जो भी ये काम फ्रांसिस्को दो अल्मीडा करना चाहता है। तो 1507 में पोर्चुगीज स्क्वाड्रन जो है उसको बहुत बड़ी शिकस्त या फिर हार मिलती है, जब कंबाइंड फोर्सेस इजिप्ट वालों की, गुजरात नेवीज, और ये मतलब जो दोनों इजिप्शियन आर्मी और जो गुजरात नेवीज थी, सॉरी, इजिप्शियन नेवी और गुजरात की जो नेवीज है एक साथ मिलके इस पे हमला करती हैं पोर्चुगीज स्क्वाड्रन पे। और इसमें क्या होता है, फ्रांसिस्को दो अल्मीडा का जो सन होता है वो मार दिया जाता है, उसको किल कर दिया जाता है। तो जो फ्रांसिस्को दो अल्मीडा जो है अगले साल फिर से आता है और ये दोनों आर्मी को बहुत बुरी तरह से हरा देता है, दोनों आर्मी को बहुत बुरी तरह से हरा देता है। ठीक है, कौन दोनों आर्मी को, जो इजिप्शियन सॉरी, आर्मी नहीं यूज करना, जो दोनों नेवीज को हरा देता है। एक तो इजिप्शियन नेवी को और गुजरात की नेवीज को हरा देता है। ठीक है, और अपने जो बेटे की मौत है उसका बदला ले लेता है फ्रांसिस्को दो अल्मीडा। ये जो है अल्मीडा जो है, ठीक है, पोर्चुगीज को मास्टर ऑफ इंडियन ओशन बनाना चाहता था। पोर्चुगीज को क्या बनाना चाहता था, मास्टर ऑफ इंडियन ओशन, यानी अगर इंडियन ओशन पे किसी का हक है तो वो किसका है, पोर्चुगीज का है। और इसी वजह से ये एक पॉलिसी लेकर आता है, ब्लू वाटर पॉलिसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ब्लू वाटर पॉलिसी। तो अगर ब्लू वाटर पॉलिसी किससे रिलेटेड है, वो है पोर्चुगीज से रिलेटेड, और पोर्चुगीज में भी किससे रिलेटेड, फ्रांसिस्को दी अल्मीडा से रिलेटेड है। क्या बोला, ब्लू वाटर पॉलिसी। तो जो फ्रांसिस्को दो अल्मीडा है ये मास्टर बनाना चाहता है, यानी मास्टर ऑफ द इंडियन ओशन बनाना चाहता है सारे पोर्चुगीज को। और इसी वजह से इंट्रोड्यूस करता है ब्लू वाटर पॉलिसी या फिर कार्टेज सिस्टम। अब व्हाट, लेट्स सी व्हाट इज दिस कार्टेज सिस्टम। तो ब्लू वाटर पॉलिसी को कार्टेज सिस्टम भी कहा जाता है।
तो इसमें जो है पोर्चुगीज कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं इंडियन ओशन के ट्रेड को, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं इंडियन ओशन के ट्रेड को। ठीक है, किस तरह से? ठीक है, किस तरह से? बाय इंट्रोड्यूसिंग अ परमिट सिस्टम, बाय इंट्रोड्यूसिंग अ परमिट सिस्टम। इसमें क्या है कि भाई अगर पोर्चुगीज शिप जो है, अगर पोर्चुगीज शिप जो है वो अगर इंडियन ओशन में ट्रेड कर रही है तो उसको खुली आज़ादी है ट्रेड करने की, उसको क्या है, खुली आज़ादी है ट्रेड करने की। और अगर कोई दूसरी शिप ट्रेड कर रही है, अगर कोई दूसरी शिप के ट्रेडर्स हैं तो उनको क्या पे करना पड़ेगा? उनको एक तरह का टैक्स पे करना पड़ेगा या फिर कार्टेज खरीदना पड़ेगा। क्या खरीदना पड़ेगा? परमिट लेना पड़ेगा, जिसको क्या बोलते थे, कार्टेज कहते थे। क्या कहते थे? कार्टेज कहते थे। ठीक है, तो अगर उन्होंने ये कार्टेज ले रखा है या फिर ये टैक्स पे करा हुआ है, तभी बाकी शिप्स को ये लोग ट्रेड करने की अनुमति देते थे। यानी देखा जाए तो पूरे के पूरे सी पे जो है इन्होंने कब्जा एक तरह से कर लिया था। अगर कोई बंदा कार्टेज लेने से या फिर मतलब परमिशन लेने से मना कर दे कि भाई हमें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, हम तो ट्रेड करेंगे, तो ये उसकी शिप पे हमला करके उसको डुबा दिया करते थे। तो द पॉलिसी इन्वॉल्व इशूइंग परमिट्स यानी कार्टेसेस टू पोर्चुगीज शिप्स, अलोइंग देम टू ट्रेड इन इंडियन ओशन एंड कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम अदर शिप्स। तो कार्टेज जो था पोर्चुगीज शिप्स के पास, सभी के पास कार्टेज होता था, और जो बाकी इंडियन ओशन में शिप्स थी उनको क्या पे करना पड़ता था? टैक्स पे करना पड़ता था। आई होप सो कि सबको समझ आ रहा होगा। तो किसने इंट्रोड्यूस करा था ब्लू वाटर पॉलिसी? फ्रांसिस्को दो अल्मेडा में। इसका मेन जो एम था वो क्या था? पोर्चुगल को एक डोमिनेंट फोर्स बनाना इंडियन ओशन में। ठीक है, और किस तरह से डोमिनेंट फोर्स बनेगी जो पोर्चुगीज है? भाई सारा जोर किस पे डालो? नेवल स्ट्रेंथ पे डालो, नेवी पे सबसे ज्यादा जोर डालो। सी रूट्स को कंट्रोल करो। किसको कंट्रोल करो? सी रूट्स को कंट्रोल करो। तो ब्लू वाटर पॉलिसी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था कि भाई सी रूट्स को कंट्रोल करना है और साथ में कंसंट्रेट करना है किस पे? नेवल स्ट्रेंथ पे। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। सो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, आगे हम कंटिन्यू कंटिन्यू करते हैं। सो दिस वाज लेक्चर 1। अब लेक्चर 2 हम देखेंगे। ठीक है, जिसमें पोर्चुगीज़ के बारे में डिटेल में पढ़ना है। फिर आगे और भी ज़्यादा गवर्नर्स आते हैं। ठीक है, उनकी पॉलिसीज़ देखते हैं वो किस तरह से काम करते हैं। और पोर्चुगीज़ के बाद फिर डच आते हैं, वो सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं एक बार डिटेल में। फिर ब्रिटिशर्स के बारे में भी पढ़ना है, फ्रेंच के बारे में भी पढ़ना है। फ्रेंच भी आते हैं इंडिया में ऑफ कोर्स बहुत सारे। जब एक, कह सकते हो, एक यूरोपियन आ जाता है, एक यूरोपियन एथनिसिटी के लोग आते हैं, फिर दूसरे लोग भी आना स्टार्ट कर देंगे। तो यही यही होता है आगे जाके। तो बाकी हम करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। दिस वाज लेक्चर 1 ऑन मॉडर्न इंडिया। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। अगर किसी को डाउट है या कुछ भी कोई पूछना चाहता है या फीडबैक देना चाहता है रिगार्डिंग एनीथिंग, तो वो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।